तो डिटरमिनर्स के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। दे आर ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को दो कैटेगरी कर दिया गया, उन्हें दो भाग में बांट दिया गया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जिनका फॉर्म चेंज होता था और कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके पहले ना तो हम प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, ना उनके बाद अफिक्स का यूज कर सकते हैं, और जिनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, जो हमेशा अपने रूट फॉर्म में रहते हैं। और कुछ तो वो जो अपने रूट फॉर्म में रहते हैं, जिनमें अफिक्स या सफिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, दे आर डिटरमिनर्स। मॉडर्न अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर में ऐसे एडजेक्टिव जिनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, which are not influenced of any affix or prefix or suffix, they are categorized as determinants. अब बाकी बच गए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज होता है। अगर उनके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो सकता है तो उनका जो रूट फॉर्म होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, और जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो वो चले जाएंगे फॉर्म क्लासेस वाले ग्रुप में, क्योंकि फॉर्म क्लासेस में हम उन्हीं वर्ड्स को रखते हैं या वही एलिमेंट्स हैं जिन पे एफिक्स या सफिक्स का इन्फ्लुएंस होता है और जिनका रूट फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी उनका जो मेन फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है तो वो फॉर्म क्लासेस में है, और फॉर्म क्लासेस में उनका नाम है वहाँ पे एडजेक्टिव्स। और ऐसे वर्ड जो मॉडिफाई नहीं होते वो यहाँ स्ट्रक्चर वर्ड्स के कैटेगरी में है डिटरमिनर्स। बोथ आर सेम, डिटरमिनर्स आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर्स के बारे में हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर तो बहुत सारे डिटरमिनर्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग डिटरमिनर्स। द फर्स्ट बेसिक थिंग इज डिटरमिनर्स आर नॉट अफेक्टेड ऑफ अफिक्सेस। अभी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड ऑफ अफिक्सेस। डिटरमिनर्स का पोजीशन क्या होगा सेंटेंस में, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। डिटरमिनर्स जब भी आएंगे किसी सेंटेंस में तो वो किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे। दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है सेंटेंस में डिटरमिनर्स के लिए, डिटरमिनर्स के पोजीशन को बताने के लिए। डिटरमिनर जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ उसके बाद नाउन का आना कंपल्सरी है। दैट मीन्स डिटरमिनर हमें ये भी इंडिकेट करता है कि सेंटेंस में बस अब नाउन का अपीयरेंस होने वाला है, नाउन की एंट्री होने वाली है। डिटरमिनर्स ऑलवेज गिव प्री इंफॉर्मेशन, पहले से हमें सूचित कर देता है, पहले से हमें इन्फॉर्म कर देता है। लेट्स सी आई एम हियर, दैट मीन्स द नाउन इज अबाउट टू कम। डिटरमिनर्स के ठीक बाद कोई नाउन होगा। या फिर सेकेंड स्ट्रक्चर है, कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन के पहले क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, यानी नाउन की खासियत को बताते हुए कोई वर्ड है, जैसे गुड बॉय, बैड बॉय, अ स्मार्ट बॉय, क्लेवर बॉय, राइट। तो ये जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं उनका पोजीशन भी नाउन से पहले होता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स, कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पोजीशन नाउन से पहले आता है और कुछ का पोजीशन नाउन के बाद होता है। यानी वो क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो नाउन के पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कमिंग लेसन्स। So here are the qualifying words which come prior to noun. तो अगर नाउन के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड है, नाउन के पहले आने वाले दो एलिमेंट्स का कॉम्पिटिशन है, एक क्वालिफाइंग वर्ड्स है और एक डिटरमिनर्स है। तो डिटरमिनर्स क्वालिफाइंग नाउन को पास दे देता है आफ्टर यू, यानी पहले नाउन के बाद तुम आ लो, मैं सबसे पहले में आऊँगा।
तो डिटरमिनर्स का दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, पहले डिटरमिनर आएगा और डिटरमिनर के बाद नाउन का तो आना ही आना है, लेकिन डिटरमिनर्स और नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड्स रहेंगे। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, डिटरमिनर्स प्लस एनी क्वालिफाइंग वर्ड एंड देन नाउन। डिटरमिनर्स के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउंस पे मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। प्रोनाउंस के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका, और इसके अलावा प्रोनाउन पे कुछ अलग से वीडियो अपलोडेड है। आप अगर प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन सारे वीडियो को रिव्यू कर लीजिए। द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक सेंटेंस में आने वाले दो नाउन के बीच के पोजीशन को बताते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रीपोजिशन डिनोट और प्रीपोजिशन एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस। रिलेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ टू नाउन्स and two nouns or pronouns. Nouns or pronouns, nouns and pronouns, noun to noun, pronoun to pronoun and noun to pronoun. तो ये नाउन टू प्रोनाउन के रिलेशन को नहीं बताते या नाउन टू नाउन के रिलेशन को नहीं बताते, वे इनके पोजीशन के रिलेशन को बताते हैं। जैसे डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, Dog is sitting under the table. Dog is sitting under the table. Dog, table, there are two nouns. अब दो नाउन है तो उनका पोजीशन है। पोजीशन में क्या रिलेशन है? कुत्ता टेबल के नीचे, डॉग अंडर द टेबल। डॉग का पोजीशन कहाँ है? अंडर द टेबल। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। अंडर प्रीपोजिशन। और इसका फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे इस सेंटेंस में? डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। दैट मीन्स डॉग का पोजीशन टेबल के नीचे है। अंडर इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ डॉग एंड टेबल। तो प्रीपोजिशंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आपने बहुत अंग्रेजी पढ़ी होगी, बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वर्ब की तरह एस लगा के या ई लगा करके या ई एस लगा करके या नाउन के बाद एस या ई एस लगा करके हम लोग जैसे उसके फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, आपने किसी प्रीपोजिशन में नहीं देखा होगा। जैसे एक प्रीपोजिशन है इन, तो इन के बाद आपने इन्स लगा हुआ नहीं देखा होगा। अंडर, अंडर्स नहीं बोलते। बिसाइड और बिसाइड्स होता है, तो बिसाइड इज अ डिफरेंट प्रीपोजिशन एंड बिसाइड्स इज अ डिफरेंट पोजीशन। इट्स नो मॉडिफिकेशन, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सो प्रीपोजिशन डू नॉट एक्सेप्ट एनी अफिक्स। प्रीपोजिशन अपने पहले ना तो सब प्रीफिक्स को एक्सेप्ट करता है, ना ही प्रीपोजिशन अपने बाद किसी सफिक्स को एक्सेप्ट करता है। Preposition is free from the influence of prefix and suffix. इसीलिए इसे कैटेगराइज किया गया स्ट्रक्चर वर्ड्स में। सो प्रीपोजिशन इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड। फंक्शन अभी अभी हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया। वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए। प्रीपोजिशन के क्या फंक्शन होते हैं वो एक्सप्लेन किया मैंने, देख लीजिए। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज की का एक और नाम जानते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो ऑक्सिलरीज होते हैं ना, वो लेक्सिकल वर्ब जो मेन वर्ब होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे वर्ड्स जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता, प्रीफिक्स नहीं लगता, सफिक्स नहीं लगता। ऑक्सिलरी कौन है? इज, एम, आर, वाज, वर। क्या इज का कभी प्लूरल बनते देखा है? आई, एस, एस। क्या आर को कभी आपने देखा है? ए, आर, ई, एस, आर्स? नो। These words do not accept any prefix or suffix, so they are categorized under structure words. अब ये मत पूछने लगना अभी
कि ये ऑक्सिलरीज का क्या फंक्शन होता है। हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होते हैं ना उनका हेल्प करता है, उनके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियरिफाई करता है। डिटेल्स पहले भी डिस्कस कर चुके, आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये ऑक्सिलरीज में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, ये इज, एम, आर, वाज, वर तक लिमिटेड नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल मॉडल्स, all the model words, all the model words or modals called popularly, they fall under this category. The helping verbs and the modal verbs, they are all under the heading auxiliaries. will का wills बनते देखा है, shall का shalls बनते देखा है, need का needs तो वर्ब होता है, मॉडल्स नहीं होता। आउट, OUGHT कभी आउट्स बनते देखा है? नहीं, उनके स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन नहीं होता। हैज, हैव, नो मॉडिफिकेशन। कैन, कुड, ना तो कैन के बाद कैंस बना सकते हैं और ना कुड के बाद कुड्स बना सकते हैं, ना कैन के बाद कैंड बना सकते हैं, ना कुड के बाद कुडेड बना सकते हैं। भाई कैन और कुड तो प्रीफिक्स या सफिक्स एक्सेप्ट ही नहीं करता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो वो कौन से कैटेगरी में है? स्ट्रक्चर वर्ड के कैटेगरी में है, उनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। फिर हम लोग बात करते हैं इंटेंसिफायर्स की। इंटेंसिफायर्स, इंटेंसिफायर क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा देने वाला, हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसे और जोरदार बना देने वाला, सेंटेंस को नहीं। चलिए वापस आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डज इट डू? डिस्क्राइब्स अ नाउन, डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। व्हाट डज इट डू? इट डिस्क्राइब्स अ प्रीपोजिशन। किसको डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब कैन डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, राइट। तो उसमें आपने पढ़ा था रैदर, उसमें आपने पढ़ा था वेरी। तो एडवर्ब में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते, ना तो उनको चेंज किया जा सकता, ना ही किसी को मॉडिफाई करके वो बने। ऐसे एडवर्ब जिनके स्पेलिंग को या तो चेंज करके एडवर्ब में बना दिया गया है, ऐसे एडवर्ब्स जिनके स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स के यूज के द्वारा, वो तो एडवर्ब रह गए। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स थे जिनके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होते, जो ना प्रीफिक्स एक्सेप्ट करते हैं ना सफिक्स एक्सेप्ट करते हैं, तो वो इंटेंसिफायर बन गए। दिस रूम इज रादर बिग, दिस रूम इज बिग, दिस रूम इज बिग, कितना बड़ा है? डिग्री बताया, डिग्री बताया। क्या कहा? दिस रूम इज रादर बिग, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बड़ा है। दिस रूम इज रादर स्मॉल, ये रूम इतना छोटा है जितना नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये रादर है। ही इज वेरी क्लेवर, वेरी, ही इज वेरी क्लेवर, वो क्लेवर तो है, कितना क्लेवर है? वेरी क्लेवर। तो वेरी क्या कर रहा है? उसके क्लेवर होने को और ज्यादा जोरदार बना दे रहा है। रैदर क्या कर रहा है? रूम बड़ा है, उसकी सुटेबिलिटी को और ज्यादा जोरदार कर दे रहा है। रैदर बिग है तो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, जितना नहीं सोचा था उतना बड़ा है, और रैदर स्मॉल का मतलब जितना नहीं सोचा था उतना छोटा है। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये सारे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं। रैदर में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। आपने कभी सुना रैदर्स? आपने कभी सुना रैदर्ड? नो, कहीं सुना तो गलत था, कहीं लिख दिया तो गलत था। रैदर, do not accept any modification in its form, no prefix, no suffix, no changes allowed,
तो ऐसे एडवर्ब जिनके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते, जो प्रीफिक्स यूज नहीं करते, जो सफिक्स यूज नहीं करते, उनको इंटेंसिफायर नाम दे दिया गया और उनको कैटेगराइज कर दिया गया स्ट्रक्चर वर्ड्स। कंजंक्शंस। अब जरा यहाँ 6 नंबर वाले को देख लो, 6 नंबर वाला और ये 8 नंबर वाला और ये 9 नंबर वाला, सब कुछ मिलता जुलता हुआ है। जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, उसी बेसिक डिफरेंस को समझना और समझाना है। ये जो कंजंक्शन है ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं, एयरटेल को, बीएसएनएल को। दे कनेक्ट टू इक्विवेलेंट वर्ड्स, phrases, pronouns, adjectives और clauses। ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शन का यूज तभी कर सकते हैं जब दोनों इक्विवेलेंट हों, नाउन एंड नाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब। और वर्ब भी तो सेम फॉर्म में, स्टडिंग एंड रीडिंग ऐसा हो सकता है, प्लेइंग एंड सिंगिंग ऐसा हो सकता है, वर्किंग एंड सिंगिंग हो सकता है, लेकिन वर्क एंड सिंगिंग नहीं होगा, क्योंकि वर्क एंड सिंगिंग क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, दे आर नॉट ऑफ सेम कैटेगरी, राइट। तो कंजंक्शंस बस लिमिटेड हो गए, कंजंक्शन एंड और, एंड्स नहीं होता, ऑर्स नहीं होता, देयरफोर्स नहीं होता, बिकॉजेज भी नहीं होता, नो मॉडिफिकेशन। कंजंक्शन डिनाइज एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। कंजंक्शन किसी भी प्रीफिक्स या किसी भी सफिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो वो स्ट्रक्चर वर्ड्स है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। अब आते हैं इंटरजेक्शन। हे, हुर्रे, ओह, हुर्रेस, एस नहीं लगाते, हुर्रेड नहीं लगाते, हेड नहीं लगाते, हाई, हाइड नहीं लगाते, हलोड नहीं कहते, हलोज नहीं कहते। ये जितने भी इंटरजेक्शंस है, वर्ड्स मैंने अभी बताया ना, दे नीदर एक्सेप्ट एनी प्रीफिक्स नॉर एनी सफिक्स। एनी इंटरजेक्शन वर्ड do neither accept a prefix nor suffix, hence their spellings cannot be modified, and if their spellings cannot be modified, they fall under the category of structure words. सेंटेंस कनेक्टर्स, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले ऐसे वर्ड जो प्रीफिक्स और सफिक्स को डिनाई करते हों, जिनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता हो, दे आर सेंटेंस कनेक्टर्स। बहुत सारे सेंटेंस कनेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे करेंगे, अभी रहने देते हैं अगले वीडियो में। सब ऑर्डिनेटर्स, सब ऑर्डिनेटर्स, अब आपने पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज रह सकते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस की शुरुआत करने के लिए किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की शुरुआत करने के लिए जिन सारे वर्ड की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटर्स। और सब ऑर्डिनेटर्स के स्पेलिंग में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, देयरफोर्स नहीं बोलते, एजेज, एस एज एज, एजेज नहीं बोलते, एज्ड नहीं बोलते, बोलते ही नहीं, देयरफोर नहीं बोलते, मॉडिफाई होता ही नहीं तो बोलेंगे कैसे, जो है ही नहीं क्यों बोलेंगे। तो ये सेंटेंस कनेक्टर थे, सॉरी सब ऑर्डिनेटर्स थे। अब बच गया क्वेश्चन वर्ड।
व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स है ना, उनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। दे नीदर एक्सेप्ट एनी प्रीफिक्स नॉर एनी सफिक्स। नहीं होता तो फॉर्म क्लासेज होगा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स होगा? सामने तो दिख रहा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। इस वीडियो को देखो। मैंने अभी जितना आप लोगों को ओरली समझाया इस वीडियो लेसन में, इस वीडियो क्लास में, डिटर्मिनर्स की डिटेल लिखो, प्रोनाउंस की डिटेल्स लिखो, प्रीपोजिशंस की डिटेल्स लिखो, ये क्यों हैं, ये हैं क्या, और स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में क्यों है, ये दोनों कुछ लिख के अपना फेयर कॉपी बनाओ, नोट डाउन करते चलो, सब भूल जाओगे। और करके मुझे भेज देना तो मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने जो बताया उसे आपने संभाल के रखा। हैव अ नाइस डे। पिछले 2 वीडियो लेसन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया मॉडर्न अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारी बातें की फॉर्म क्लासेस के बारे में और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, दे आर मेनली ऑफ 10 काइंड्स। स्ट्रक्चर वर्ड की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, या फिर स्ट्रक्चर वर्ड के सेट में 10 एलिमेंट हैं। तो इन्हें हम 10 काइंड्स कैसे कहेंगे, 10 काइंड करके रेफर करेंगे, 10 एलिमेंट्स करके रेफर करेंगे, या फिर 10 मेंबर्स करके रेफर करेंगे। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में 10 एलिमेंट हैं: डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, conjunctions, interjections, sentence connectors, subordinators and question word। इस वीडियो लेसन में हम लोग एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना डिस्कशन डिटरमिनर्स से।